नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग आज बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उपयोगी हैं। जिसमें सबसे पहले तो पनिशमेंट के प्रकार, दंड के प्रकारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि दंड के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान, पनिशमेंट से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस बीएनएस कर रही है, और यहां से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वंदन, अभिनंदन, और आप सभी को गुड इवनिंग कह सकते हैं। इस टाइम तो गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून तो इसको नहीं कहेंगे। हाँ, नमस्कार। आज मेरा स्वास्थ्य कुछ अनुकूल नहीं है, यद्यपि आज ये हो रहा था कि कक्षा न ली जाए, बट मेरा मन नहीं माना क्योंकि स्वास्थ्य उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं है। बट क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही उस ऊर्जा के साथ आज कक्षा न ले पाऊँ जिस ऊर्जा के साथ प्रतिदिन लेता हूँ, बट क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इसी को कहते हैं मन मन को मारने का प्रयास करना। ठीक है, मन को मारने का प्रयास करना। शरीर जब ठीक नहीं होता है या सामान्य भी रहता है तो मन कहता है कि ये काम नहीं करना है ना, आज नहीं करते, ही नहीं तो ये नहीं। चाहे वह कार्य प्रतिदिन जितनी देर होता है उससे कुछ कम समय हो जाए, पर होए प्रतिदिन। कितना भी कष्ट हो, कितना भी कुछ हो, पर करना प्रतिदिन चाहिए। मन को थोड़ा सा दबाने का प्रयास करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, विनायक 2.0 में बस एक क्लास मुझे सीआरपीसी की ओर लगानी है, वो सैटरडे में मैं लगा लूंगा। और फिर उसको करने के बाद एक क्लास हमारी इंपॉर्टेंट केसेस की लगेगी, देन वो चीज़ पूरी हो जाएगी। हम्म। जी। ठीक है। हाँ। हाँ, आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जल्दी हो सकती है, कभी भी आ सकता है। तो अपन को जल्दी से जल्दी, मतलब चीज़ों को सम्यक समय पर सम्यक तरीके से पूरा करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएनएस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बीएनएस पढ़ रहे हैं। आज अगर ऊर्जा थोड़ी सी कम दिखे तो उसके लिए अन्यथा ना मानिएगा। बस आज ये सोचिएगा कि मास्टर जी की एनर्जी थोड़ी सी कम हो रही है। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, 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 संहिता सब ठीक है। कोड कह सकते हो आप इसको, एक्ट कह सकते हो आप इसको, संहिता। ठीक है। हाँ, बीएनएस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, ये मौसम कुछ उलट पुलट चल रहा है ना। ठीक है। ठीक है, हमने कल देख लिया था सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन के बारे में हम लोगों ने समझा था कि कॉमन इंटेंशन क्या चीज़ होती है। तो सेक्शन 3(5) 3 का भाग 5 इस बात को बोल रहा था कि यदि कई सारे लोग मिलकर, है ना, जब एक तरह के आपराधिक अपनी सम्मति को आगे बढ़ाते हैं, तो वह आपका क्या होता है, मतलब एक तरह की क्रिमिनल इंटेंशन का होना, ये सामान्य आशय है। और 3(5) में एक बात बताई थी कि जब कई आदमी मिलकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए कोई कार्य करते हैं और उसके द्वारा अपराध गठित किया जाता है, कोई भी ऑफेंस होता है, तो क्या रहता है आपका, तो वहां पर सभी के सभी व्यक्ति दोषी होंगे और हर एक व्यक्ति ऐसे दोषी माना जाएगा जैसे वह अपराध उसने अकेले किया है। एक हमारा सेक्शन कौन सा है? एक हमारा सेक्शन 3(7) है। कौन सा है? 3(7) है ना, भाग 3(7) है। उसमें ये बात बोली गई है कि किसी कार्य द्वारा, किसी एक्ट द्वारा, चाहे वो एक्ट कंप्लीटली किया गया हो या थोड़ा बहुत किया गया हो, यानी कि पूरा ना हो पाया हो, या किसी कार्य का लोप पूरी तरह से या थोड़ी तरह से, और उससे हम परिणाम कारित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपराध कारित करने का प्रयास कर रहे हैं या अपराध का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वह चीज
मतलब ऑफेंस की श्रेणी में जाएगी, वह चीज अपराध मानी जाएगी। इस बात को आप पहले लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं कि किसी कार्य द्वारा, है ना, ये कानून की लैंग्वेज कहीं कहीं ऐसी होती है, किसी कार्य द्वारा, किसी कार्य द्वारा, किसी कार्य द्वारा, यहां पर एक पॉइंट लिख लो, पूर्णतः या अंशतः, पूर्णतः या अंशतः। पूर्णतः और अंशतः का क्या मतलब है? पूरी तरह या कुछ कमी करके। पूर्णतः मतलब पूरी तरह, आपने किसी काम को पूरी तरह किया, या अंशतः उसका कोई भाग, है ना, उसका कोई हिस्सा, अंशतः, अंशतः उसका कोई हिस्सा। आपने कोई काम पूरी तरह किया, या आपने उसका कोई हिस्सा किया, या किसी कार्य का लोप करके, किसी कार्य का लोप, लोप मतलब एक तरह से ओमिशन ना, ओमिशन, ओमिशन, माफी चाहता हूं, ओमिशन, ओमिशन करके, ओमिशन करके, ओमिशन मतलब गायब करके, जो काम जरूरी था, किया जाना था, वह काम जानबूझ करके नहीं किया गया है। तो किसी कार्य द्वारा पूर्णतः या अंशतः, या किसी कार्य का लोप पूर्णतः या अंशतः, पूर्णतः या अंशतः, ऐसा करने से क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या करने की कोशिश कर रहा है? परिणाम कारित करने का प्रयास कर रहा है, कुछ करने का प्रयास कर रहा है। परिणाम कारित, परिणाम कारित करना, थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको, परिणाम कारित करना, ऐसा करते हुए परिणाम कारित करना, या परिणाम कारित करने का प्रयत्न करना। कारित करना मतलब करना, न करना, डूइंग थिंग, परिणाम कारित करने का प्रयास करना, प्रयास। ये दोनों ही चीज क्या होंगी? ये दोनों ही चीज आपकी अपराध मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? ये दोनों ही चीज आपकी क्या मानी जाएंगी? ये आपकी दोनों ही चीज अपराध मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? अपराध मानी जाएंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं, वहां से आपको स्थितियां ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं, उसको आप थोड़ा सा गंभीरता से देखें। हाँ, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा गंभीरता से देखें। जैसे उदाहरण क्या है? जैसे उदाहरण है किसी कार्य के संदर्भ में, किसी कार्य के संदर्भ में, जैसे इस वाले का एग्जाम्पल देखेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो एक व्यक्ति कोई ए है ना, सपोज करो कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति हमारा बी है, ठीक है, एक व्यक्ति हमारा बी है। अब ए जो है वो बी को क्या करता है? किसी कार्य द्वारा, कार्य करना मतलब कि सपोज करो इसने, ए ने बी को पीटना शुरू किया, ए ने बी को पीटा, तो ए ने बी को पीटा, खूब पीटा, है ना, खूब डंडे डंडे मारे, मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। एक कंडीशन तो ये है, और एक कंडीशन ये है कि अधमरा करके छोड़ दे। एक तो मृत्यु तक मारना, मतलब मारता ही रहा, इतना मारता रहा कि वो मर गया, इतना पीटता रहा। ये तो है किसी कार्य को पूर्णतः करना, ठीक है, और उससे कोई रिजल्ट निकालना, कोई परिणाम कारित करना, कि उसका इंटेंशन ये है कि इसको मैं तब तक मारूंगा जब तक ये मर नहीं जाता। ये है किसी कार्य को पूर्णतः पूरी तरह करते हुए कोई परिणाम कारित करना, या ऐसा करने की कोशिश करना। दूसरी बात है किसी कार्य द्वारा अंशतः, यानी कि इतना तो नहीं मारा कि मारते मारते मर गया, बट इतना मार दिया कि अभी नहीं मरेगा, बट वो शाम तक मर सकता है या हॉस्पिटल में मर सकता है। यह है किसी कार्य द्वारा पूर्णतः या अंशतः क्या करना? परिणाम कारित करना या परिणाम कारित करने की कोशिश करना। तो यहां पर जब ये पीटना हुआ है, और सपोज करो यहां पर बी क्या हो गया है? मर गया है, बी मर गया है, या बी मर सकता है ना, कोशिश में क्या है? बी मर सकता है। तो ये एक्ट क्या कहलाएगा? ये भी आपका अपराध कहलाएगा। यहां पर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी कंडीशन आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। उदाहरण नंबर 1 हो गया, और उदाहरण नंबर 2 समझने का आप लोग प्रयास करो। ये था पहला कि किसी कार्य द्वारा पूर्णतः या अंशतः, और यहां पर क्या है? किसी कार्य का लोप। सपोज करो हमारा क्या था? हमारा सी है, और सी की जिम्मेदारी है कि वह डी को भोजन खिलाए,
ठीक है, उसको रोटी खिलाए, पानी खिलाए, उसको है ना, पानी पिलाए, रोटी खिलाए, जिससे उसका शरीर चलता रहे, उसकी जिंदगी चलती रहे, ऐसी जिम्मेदारी है। बट सी क्या काम करता है? सी डी को भोजन नहीं देता। क्या करता है? भोजन नहीं देता। तो देखो, भोजन नहीं देता तो कोई कार्य तो कर नहीं रहा है, कोई एक्ट तो कर नहीं रहा है। ये क्या काम कर रहा है? जो काम इसको किया जाना चाहिए था उसका लोप कर रहा है, उसको ओमिट कर रहा है, उसको गायब कर रहा है। और इंटेंशन ये है कि डी को मैं एक लंबे समय तक खाना दूंगा ही नहीं, तो जब उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो कब तक वो सरवाइव कर पाएगा? वो फाइनली डेड हो जाएगा। तो यहां पर सी अगर क्या काम करता है? किसी कार्य का लोप पूर्णतः करता है या अंशतः करने का प्रयास करता है, और ऐसी कंडीशन में डी मर गया, ठीक है, डी मर गया या डी मर सकता है, तो ये चीज भी आपकी क्या कहलाएगी? ये चीज भी आपकी अपराध कहलाएगी। यहां पर सेक्शन 3(7) में ये बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। बोलो बोलो, थम्स अप करो। इज एवरीथिंग क्लियर? क्या बात बोलने की कोशिश करी गई है 3(7) में? हम्म। हाँ, अच्छा, कोई नहीं मोनू, आप देखते हैं, देखते हैं। सर भाषा समझ नहीं आ रही। हाँ, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है बेटा, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। मैं लिख देता हूँ, अंग्रेजी में लिख लेता हूँ इसको। ये है एक्ट, है ना, ये है एक्ट। भाषा में कुछ नहीं है। परिणाम कारित करना, कारित करने का मतलब सीधे सीधे करने से है, परिणाम कारित करना। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, करना मतलब डूइंग थिंग, मतलब कि रिजल्ट लेकर के आना। इस सेंस में चीजें वहां पर आपकी जा रही हैं। ठीक है, हाँ, कल मिलूंगा मैं आपको फुल एनर्जी के साथ में। हाँ। हम्म। ऐसे मतलब सिर जो है, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, धीरे धीरे ठंडक आ रही है मौसम में, और बरसात भी लगातार चल रही है। तो ऐसे में कफ जो होता है, आयुर्वेद कहता है ना, कफ, वात पित्त कफ, तो कफ बढ़ने लगता है। कफ बढ़ने लगता है तो शरीर में भारीपन और आलस्य वगैरह इत्यादि ये आ जाते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये स्थितियां आपकी हैं। कोई कह रहा है बच्चा कि डी को पड़ोसी ने खाना दे दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं कि लोग मतलब नहीं रखते, बहुत सारी जगह होती है, और डी को कमरे में बंद किया। घरेलू हिंसा वाले मैटर में बहुत ज्यादा ऐसा होता है, दहेज हत्या वाले मैटर में बहुत ज्यादा ऐसा होता है। ठीक है, तो चलो, अब हमारा, अब इसको ध्यान से देखें और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। अब है हमारा अध्याय 2। कौन सा है? अब अध्याय ए पूरा हो गया, अध्याय यानी कि चैप्टर 2 कौन सा है? चैप्टर 2 है। कोई कोई धारा थोड़ी सी कठिन रहती है समझने में, बट उसका इतना ज्यादा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझेंगे तो वो चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी प्यारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है चैप्टर 2, जिसका 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 नाम है दंडों के विषय में। इसका नाम क्या है? दंडों के विषय में। दंडों के विषय में, बहुत गंभीरता से आप इसको सुने, बहुत गंभीरता से इसको देखें। विषय में, दंडों के विषय में, है ना, दंड। तो दंड किसको कहते हैं? अब फिर आप ये मत कहने लगना कि इसका मतलब दंड है। तो दंड किसको कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। दंड अंग्रेजी भाषा में पनिशमेंट होता है। क्या होता है? अंग्रेजी भाषा में पनिशमेंट होता है। क्योंकि आपको पता है एक बात, कि बीएनएस जो है वो क्या बात करता है? बीएनएस दो ही बातें कर रहा है, तीसरी बात बीएनएस के पास है ही नहीं करने के लिए। पहली बात क्या है बीएनएस के द्वारा जो करी जा रही है? वो है डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों की परिभाषाएं। क्या है? अपराधों की परिभाषाएं, अपराधों की परिभाषाएं, अपराधों की परिभाषाएं हैं। और दूसरी बात क्या है? अपराधों के दंड हैं। बस, और क्या बात है? अपराधों के दंड हैं। यही तो दो बातें की जा रही हैं बीएनएस के द्वारा। तो अभी तक इसने अपने आप को स्पष्ट किया कि कहां कहां पर मैं लागू हो सकती हूं या लागू हो सकता हूं, जो भी है कानून कह सकते हैं आप। उसके बाद यहां पर फिर बताने का प्रयास किया गया कि
क्या क्या शब्द मुझे मेरे अंदर आगे आएंगे, क्या क्या शब्द आपको देखने को मिलेंगे परिभाषाओं के रूप में, तो उनका क्या अर्थ निकालना है। देन इसने जनरल एक्सप्लेनेशंस करी, साधारण व्याख्याएं करी, जहां पर किसी भी व्यक्ति को भ्रम हो सकता है। अब यहां पर चैप्टर 2 के अंतर्गत दंडों के संदर्भ में बात करने की कोशिश करी जाएगी कि दंड क्या है, कैसे हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि अध्याय 2 का संबंध किससे है, तो आपको बोलना पड़ेगा अध्याय 2 या चैप्टर नंबर 2 ऑफ बीएनएस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पनिशमेंट्स। और यहां पर आपको क्या समझना है, अध्याय, आपसे पूछा जाएगा कि आईपीसी में भी ये था क्या, तो आपको बोलना पड़ेगा आईपीसी के अध्याय 3 में इसका जिक्र हुआ करता था। हालांकि कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी आप ध्यान रखो, आईपीसी के चैप्टर नंबर 3 में इसका जिक्र हुआ करता था, चैप्टर नंबर 3 में इसका जिक्र हुआ करता था। अब साथ में अगर एक चीज पूछ लेवे कि ये अध्याय कौन सी धारा से कौन सी धारा तक है, क्योंकि मैं सभी अध्यायों के बारे में ऐसे आपको नहीं बता रहा हूं, बट कुछ जो जरूरी अध्याय हैं उनके बारे में जान लेना जरूरी है। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां पर धाराओं के संदर्भ में थोड़ा सा चीजों को देखिए और धाराओं के संदर्भ में चीजों को समझिए। यानी कि यहां पर सेक्शन, तो सेक्शन क्या है बेटे, सेक्शन यहां पर 4 से 13 तक का जिक्र है। सेक्शन 4 से 13 तक अध्याय 2 के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अब सबसे पहले इस धारा को आप बहुत अच्छे से देखें, इस सेक्शन को सबसे पहले आप बहुत अच्छे से जानें और इसको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लें, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। सेक्शन 4 ये दंडों के प्रकार की बात करेगा, बट उससे पहले मैं एक चर्चा आप लोगों के साथ यहां पर कर लेता हूं कि क्या चर्चा है, वो क्या चर्चा है। चर्चा करने का मतलब यहां बातों से है, ठीक है, बातों से है कि आईपीसी में दंड के कितने प्रकार हुआ करते थे। आईपीसी में, किसमें, आईपीसी में, आईपीसी में दंड कितनी तरह के हुआ करते थे, थोड़ा सा इसको देख लेना जरूरी है, इसको ध्यान से देखिए। आईपीसी में दंडों के प्रकार, आईपीसी में दंडों के प्रकार, टाइप ऑफ पनिशमेंट्स आईपीसी में, तो आपको बोलना पड़ेगा आईपीसी में 6 प्रकार हुआ करते थे, 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट्स आईपीसी में हुआ करते थे। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता था तो मृत्यु दंड का भी एक ऑप्शन था, डेथ सेंटेंस का, किसका, डेथ सेंटेंस का एक ऑप्शन था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, डेथ सेंटेंस का एक ऑप्शन हुआ करता था कि भाई अगर कोई आदमी ज्यादा जघन्य अपराध कर रहा है तो उसको हैंग्ड टिल डेथ, उसको टांग दो जब तक वो मर नहीं जाता। दूसरी बात है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन हुआ करता था कि इसको आजीवन कारावास दे दो। यद्यपि आजीवन कारावास के संदर्भ में सामान्य बात यह है कि जहां पर आजीवन कारावास को बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये कितने साल का होगा, वहां पर इसकी अवधि 20 साल मानी गई है। कितनी, 20 साल मानी गई है। आईपीसी में इसका जिक्र था और लगभग सेम बात ही बीएनएस के संदर्भ में है कि आजीवन कारावास इक्वल टू 20 ईयर्स, कहीं पर अगर लिखा है तो उसका अर्थ 20 साल से आपको लगाना है। परंतु कुछ अपराध ऐसे हैं जहां पर आजीवन कारावास के साथ साथ इस बात को लिखा गया है कि आजीवन कारावास दिया जाता है इस व्यक्ति को और पूरी की पूरी लाइफ जितनी भी इसकी बची हुई है ये जेल में काटेगा, ये जेल में काटेगा। इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। तीसरा था हमारा कारावास, कारावास का मतलब इम्प्रिजनमेंट, कारावास का मतलब यहां पर इम्प्रिजनमेंट से है कि ये भी एक तरीका हो सकता है। सामान्यतः इसी को जेल कहा जाता है, जेल। तो किसी व्यक्ति को यहां पर आपकी जेल हो सकती थी, और जेल भी 2 टाइप्स की थी, जिसमें आपका कारावास कैसा था, कठोर कारावास। कैसा था बेटे, कठोर कारावास आपका हुआ करता था, और कठोर कारावास को रिगोरस इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। कठोर कारावास जिसमें खाली नहीं बैठने दिया जाता, जिसमें क्या कराया जाता है, काम करवाया जाता है, खाली मत बैठो, कुछ काम करो, ठीक है। जैसे वो था ना, वो मूवी आई थी, एक शोले मूवी आई थी, उसमें वो धर्मेंद्र शराब पी के और टंकी पे चढ़ जाता था कि बता मौसी बसंती से मेरा ब्याह करवाएगी कि नहीं।
उन्होंने अगर करवाती है तो नीचे उतरू, नहीं तो मैं ऊपर से कूद के मरूं, तेरे को होएगी जेल, और तू जेल जाएगी, जेल में बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो चक्की पीसने का मतलब क्या है कि वहां पर कठोर कारावास, यानी कि कुछ ना कुछ काम करवाया जाएगा। और कठोर कारावास के अंतर्गत आगे आपको पता लगेगा आपको तन्हाई की सजा भी दी जाएगी, एकांत परिरोध, है ना, एकांतिक रूप से बंद कर दिया जाएगा, ऐसी बात है। दूसरा सादा कारावास होता है कि बस जाओ और लोट मारो, वहीं पे रहो, कोई फायदा नहीं है, बस बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रकार हुआ करता था। चौथा हमारा प्रकार हुआ करता था जुर्माना, है ना, जुर्माना एक प्रकार हुआ करता था, जुर्माना यानी कि फाइन लगा देना। पांचवा होता था हमारा कौन सा? पांचवा होता था कुर्की। कुर्की करना मतलब संपत्ति को जब्त कर लेना। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं फिर ले आएंगे नीचे। संपत्ति को जब्त कर लेना, संपत्ति को जब्त कर लेना, संपत्ति को जब्त करना, ये होता है हमारा कुर्की, किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेना। और छठा हुआ करता था काला पानी। कौन सा हुआ करता था? छठा हुआ करता था हमारा काला पानी। काला पानी जो अंडमान एंड निकोबार में अंग्रेज भेजते थे। कहां पर भेजते थे? अंडमान एंड निकोबार की जो जेल हुआ करती थी, एक बार अगर आदमी काला पानी चला गया तो फिर वापस नहीं आता था, वो व्यक्ति वहीं पर समाप्त हो जाता था, बड़े अत्याचार उस पर किए जाते थे। तो क्योंकि आईपीसी 1860 का कानून हुआ था, आईपीसी 1860 का कानून था, तो उसमें काला पानी था। पर भारत जब आजाद हुआ तो इसमें जो ये छठवां प्रकार था इसको समाप्त कर दिया गया था। तो मूल रूप से 5 प्रकार के दंड चले आ रहे थे आईपीसी में। बट अगर आपसे कोई अब पूछने का प्रयास करेगा कि भाई बीएनएस में कितने प्रकार के दंड हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा कि अगेन बीएनएस में भी 6 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। परंतु काला पानी की जगह बस एक क्या जुड़ गया है? कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा को न्यूली एडिड किया गया है, उसको वो न्यूली एडिड है, उसको नए रूप से जोड़ा गया है। यानी दंड का एक और प्रकार कि अगर छोटे मोटे अपराध किए जाते हैं जो थोड़ा सा शिक्षा दे करके ठीक किया जा सकता है, तो उसके लिए जेल और जुर्माना इत्यादि ना दिया जाए। एक तरह के नैतिक दंड, है ना, एक तरह का नैतिक मोरल पनिशमेंट टाइप चीजें वहां पर ऐड करी गई है। हाँ, समझ में आ रही है बात? हम्म। सर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है बेटे, क्यों, क्या समझ में नहीं आ रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लैंग्वेज, क्या समझ में नहीं आ रही है? पहली बार मेरे को किसी ने कहा ये मृत्युदंड आजीवन कारावास में, इतना खोल खोल के सब इतने सिंपल वे में बता रहा हूँ, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? पता नहीं, मतलब क्या दिक्कत हो रही है, मुझे बताने का प्रयास करिए। तो यहां पर आप लिखिए कि इसमें है दंडों के प्रकार। क्या है? दंडों के प्रकार। सेक्शन 4 में दंडों के प्रकार हैं, टाइप ऑफ पनिशमेंट्स है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स है, टाइप ऑफ पनिशमेंट्स है, टाइप ऑफ पनिशमेंट है। तो तुरंत आपको लिख देना है कि दंडों के 6 प्रकार हैं। दंडों के प्रकार कितने हैं? 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं, 6 प्रकार हैं, जिसमें फटाफट लिखते हैं आप। पहला प्रकार कौन सा है बेटे? पहला प्रकार है मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु मतलब डेथ सेंटेंस, सेम डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस। सेकंड आजीवन कारावास, जीवन कारावास। आपने वो पढ़ा होगा, अव्ययी भाव समास पढ़ा होगा, ममतेश सर ने पढ़ाया होगा या आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। आजीवन कारावास, जैसे जैसे जब मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो मैं ये पूछता हूं, मैं ये पूछने का प्रयास करता हूं, मैं ये जानने का प्रयास करता हूं कि भाई जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आजानुबाहु। क्या कहा जाता है? आजानुबाहु कहा जाता है। तो एकदम दिमाग में कुछ बात आई कि कौन, जानू कहाँ पर? बाहु में, बाहों में, आजा जानू, इसका ये मतलब नहीं होता है। उपसर्ग का मतलब होता है तक। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? तक।
और जानू, जानू संस्कृत में कहते हैं घुटनों को, और बाहु मतलब हाथ, कि जिसकी भुजाएं, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों, घुटनों तक लंबे हों, उसको क्या कहा जाता है? उसको आजानुबाहु कहा जाता है। और आजीवन मतलब कि जीवन के अंतिम श्वास तक जो कारावास चले, है ना, ये सामान्य अर्थ है, आजीवन, पूरे जिंदगी, उसको आजीवन कारावास आपका कहा जाता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसको बोला जाता है। थर्ड वन इज कारावास, थर्ड वन इज कारावास। कारावास को क्या बोला जाएगा? इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट बोला जाएगा। साधारण भाषा में इसी को जेल बोल दिया जाता है कि भाई ये अपराध करोगे तो इतने साल की जेल। कारावास भी दो तरह का है, जैसा मैंने वहां पर आपको बताया। कठोर कारावास, है ना, कठोर कारावास यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट। कठोर कारावास मींस रिगरस, रिगरस, है ना, रिगरस, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। मैंने सही लिखा है उधर? हाँ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और सादा कारावास, सादा या साधारण कारावास, सादा या साधारण कारावास, सादा या साधारण कारावास यानी कि सिंपल, कि आज मटर पनीर बना है, मटर पनीर मिलता है वहां पे। कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को बहुत ज्यादा काबू रखना चाहिए, बहुत ज्यादा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित होकर के ही मनुष्य ऐसा काम करता है, और एक बार वह काम हो जाता है फिर जीवन भर आपको और आपके अपने लोगों को पछताना पड़ता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। चौथा सेम आ जाएगा, चौथा सेम आ जाएगा, फाइन आ जाएगा, जुर्माना, है ना। जुर्माना पहले लिखते हैं, जुर्माना पहले लिखते हैं, जुर्माना, फाइन हम यहाँ पर लिख देंगे। पांचवा हमारा कौन सा हो जाएगा? पांचवा हमारा हो जाएगा कुर्की, कुर्की, संपत्ति जब्त करना, संपत्ति, प्रॉपर्टी को जब्त करना, प्रॉपर्टी को जब्त करना। ठीक है, प्रॉपर्टी को जब्त करना। और द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपसे पूछी जा सकती है, ये है सामुदायिक सेवा, समुदाय की सेवा, है ना, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। इसमें आप पूछ सकते हो कि सर कम्युनिटी सर्विस में क्या क्या, कैसी सर्विस हो सकती है, क्या दंड के रूप में इसमें मिल सकता है? तो कम्युनिटी सर्विस में एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की कोशिश करेगा, है ना, ट्रैफिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर कि कुछ दिन की, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है कि ट्रैफिक में ड्यूटी लगा दी, है ना। जैसे ट्रैफिक में सर्विस, ट्रैफिक में काम करने के लिए कह दिया, जैसे कुछ दिन के लिए ट्रैफिक में काम करना, है ना। या क्या करना? अस्पताल में काम करना, अस्पताल में काम करने के लिए कह दिया कि अस्पताल में काम करो जाओ। ठीक है, या बोल दिया क्या कि सार्वजनिक शौचालय साफ करो जाओ। ठीक है, लोग जा करके वहां पे अमोनिया छोड़ के आएंगे और तुमको सार्वजनिक शौचालय की सफाई करनी पड़ेगी, सार्वजनिक शौचालय की सफाई करनी पड़ेगी, जाओ, है ना, जाओ साफ करो, है ना। रोड की सफाई करो, जाओ, और रोड की सफाई करो, पहुंचो फटाफट। या क्या कह देगा कि किसी सरकारी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में हेल्प करो, सरकारी दफ्तर में सफाई वगैरह करो, हेल्प तो क्या करनी है, सफाई करो, आदि आदि चीजें। तो ये कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत आपकी चीजें आ जाएंगी। तो ये न्यूली एडेड है दोस्त, और इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से जानना है। ये तो मैंने ज्यादा ही लिख दिया स्लाइड पे लगता है। बोलो, आपको समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा खेल है इसमें, जो आपको अच्छे से समझ लेना। बोलो थम्स अप करो। ये न्यूली एडेड है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको हम लिखेंगे दिस इज न्यूली एडेड। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? न्यूली एडेड। ये अभी पहली बार जोड़ा गया है ना। इससे पहले तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं हुआ करता था, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं हुआ
करता था। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए मुझे थम्स अप करके बताइए कि ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। हम्म। हैंड राइटिंग समझ में नहीं है भाई, अब तो मैं अपने हाथ कटवा सकता हूँ भाई साहब, बस। हाँ, फिर ऐसे 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 मुंह से कर करके लिखा करूंगा या इमला बोला करूंगा तुमको। भाई यार इतना तो साफ लिख रहा हूँ, और क्या मतलब क्या करूं यहाँ। तो फिर तो यही तरीका, या तो हाथ कटवा लूं या टाइप करवा के ले आऊं, बस। सर घुटनों तक किसके हाथ होते हैं? होते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनके घुटनों तक हाथ होते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में ये बात कही जाती है, गांधी जी के घुटनों तक हाथ थे, लंबे। और राम जी के संदर्भ में कहा जाता है, आजानुबाहुम धृतसर धनुषंबद्ध पद्मासनस्थम। रघुनाथ जी के जो हाथ हैं, श्री रामचंद्र जी के हाथ जो हैं, वो घुटनों तक लंबे हैं। ये एक विशिष्ट पहचान मानी गई है महापुरुषों की, कि जो महापुरुष होते हैं उनमें, महापुरुष का मतलब कि जिनमें योग्यताएं बहुत अधिक होती हैं सामान्य लोगों की अपेक्षाएं, तो उनके ये लक्षण होते हैं कि आजानुबाहु लंबित भुजाएं होती हैं। तो ऐसा होता है, बहुत लोग होते हैं ऐसे, बहुत लोग मतलब कि मिल जाते हैं ऐसे लोग, पर वो महापुरुषों के एक लक्षण में आता है। हाँ। याद कैसे होंगी धाराएं? याद क्या करना है, समझते चलना है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। चलिए सर बड़ा कर दीजिए थोड़ा इसको। कोई नहीं, जब ये पीडीएफ में आएगा ना आपके पास, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर मैं इसको बहुत बड़ा कर दूंगा तो स्थितियां बहुत बदल जाएंगी, बहुत अजीब सी स्थिति वहां पर आपकी बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हमारी आ जाती है धारा 5, सेक्शन 5। ये तो एन सेक्शन 5 आ जाता है। सेक्शन 5 हमारा आ जाता है दंडादेश का लघुकरण। दंडादेश का लघुकरण। लघुकरण। हाँ लघुकरण। अब आप में से जो अंग्रेजी मीडियम वाले होंगे ना भाई, सब पागल हो गए हो, पता नहीं क्या लिख दिया मास्टर जी ने ये। दंडादेश का लघुकरण, दंडादेश, दंड का आदेश क्या है? दंडादेश मतलब दंड का आदेश। बताना कौन सा समास है, समास बताना, देखो कौन सा पता है। दंड का आदेश यानी कि दंड का आदेश देना। और लघुकरण मतलब क्या है? छोटा करना, छोटा करना। ना किसी को कोई सजा दी गई है, सरकार अगर चाहे, समुचित सरकार अगर चाहे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे, तो उसको छोटा कर सकती है। मतलब एक तरह से सजा को कम करना, ठीक है। एक तरह से आप यहां पर लिख लो, सजा को कम करना। सजा को, सजा को कम करना। एक तरह से आप लिख लो, सजा को कम करना। तो यहां पर हम एक बात लिखने का प्रयास करेंगे कि दंडादेश का लघुकरण है ना, ऐसा कौन कर सकेगा? ऐसा कौन कर सकेगा? ऐसा कौन कर सकेगा? किसके पास ये अथॉरिटी है कि किसी को कोई सजा मिले और तो वो दंडादेश का लघुकरण कर सके, सजा को कम कर सके? तो आपको बोलना पड़ेगा समुचित सरकार ऐसा कर सकती है। कौन कर सकती है? समुचित सरकार ऐसा कर सकती है। अंग्रेजी भाषा में समुचित सरकार को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाता है। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंतर्गत दोनों ही सरकारों को काउंट किया जाता है। आपकी केंद्र सरकार को भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाता है, और आपकी राज्य सरकार को भी, किसी भी राज्य की कोई सरकार होवे उसको भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाता है। एक्चुअली में विधि द्वारा स्थापित सरकार जो होती है, विधि यानी कि लॉ द्वारा जो स्थापित सरकार है, कानून के द्वारा जिस सरकार की स्थापना हुई है, उस सरकार को क्या कहेंगे हम लोग? उसको समुचित सरकार कहा जाता है। यानी कि विद प्रॉपर, है ना, प्रॉपर विजन, ये बहुत बिल्कुल तरीके से, दीर्घ संधि नहीं है, ये तत्पुरुष समास है। हाँ, और ये संबंध तत्पुरुष समास है। दंड का आदेश, का की के, आपको आपको मैं कभी बताऊंगा, आप मुझसे हिंदी पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत सुंदर एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको जो कारक हैं वो याद हो जाएंगे, उनकी विभक्तियां भी याद हो जाएंगी, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं आप। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट, 30 सेकंड में बता दूं। जैसे कर्ता ने,
फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। काकी के संबंध में पर अधिकरण समान, और संबोधन हे हो अरे कारक की पहचान। ये बहुत अच्छा है, इसमें कारक और उसकी विभक्तियों का, कारक चिन्हों का, प्रसर्गों का तुरंत पता लग जाता है। देखो यहां पर क्या है, काकी के संबंध, तो काकी के रारी रे, ये क्या है, संबंध कारक की विभक्ति है, उसका लोप हो रहा है। तो यहाँ पर जहां पर कारक की विभक्तियों का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है। पर मूल बात यह है कि विधि और लॉ द्वारा स्थापित सरकार, यानी कि बिल्कुल पहले उसका, उस सरकार को बनाने के लिए निर्वाचन यानी चुनाव हुआ हो, चुनाव होने के बाद बहुमत प्राप्त दल का नेता जो है, अगर राज्य सरकार का मामला है तो राज्यपाल द्वारा, या केंद्र सरकार का मामला है तो राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया जाता है, सरकार बनाने के लिए कहा जाता है, फिर विधि द्वारा स्थापित होती है वो। तो समुचित सरकार यदि चाहे तो दंडादेश का लघुकरण कर सकती है, सजा को कम कर सकती है। आप पूछोगे कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है, तो कैसे, तो आपको उत्तर देना होगा कि जो अपराधी है उसकी सम्मति के बिना, अपराधी जिसको दंड मिल रहा है, अपराधी की सम्मति, सम्मति क्या होता है, कंसेंट। ये नहीं है कि उससे पूछा जाएगा अपराधी से कि बाबूजी आपने ये अपराध कर दिया, कंसेंट है ना, ये अपराध कर दिया, कहो हजूर आपकी सजा को कितना कम कर दिया जाए। तो सीधे कहा जाएगा, सीधे कहा जाएगा कि तुमसे नहीं पूछेंगे हमको कितना कम करना है। तो अपराधी की सम्मति के बिना, अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार, हम्म, समुचित सरकार, समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी दंड, किसी दंड, किसी दंड का अन्य दंड में, अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी, लघुकरण कर सकेगी, लघुकरण कर सकेगी। पहले तो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72, ये राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों में आता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी को क्षमा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति महोदय के पास दया याचिका यानी मर्सी पिटिशन लगाता है और राष्ट्रपति महोदय इसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको क्षमा कर देते हैं, तो चाहे वो कितना बड़ा अपराधी है, वो तत्काल उस क्षमा के बाद एक सामान्य नागरिक हो जाता है। उस पर से जितने एफआईआर, चार्जशीट, केसेस वगैरह सब कुछ हटा दिए जाते हैं, सब कुछ रिवोक कर दिया जाता है। तो यहां पर स्थिति यह है कि अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार किसी दंड का अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी। यानी कि सपोज करो, उदाहरण के तौर पर आप चीजों को देखने का प्रयास करो कि अपराधी ए है और इसे मृत्युदंड मिला है, इसको मृत्युदंड मिला है, तो सरकार अगर चाहे तो इसको आजीवन कारावास में बदल सकती है। क्या कर सकती है, आजीवन कारावास में बदल सकती है। इसको कहते हैं क्या है, आपकी दंडादेश का लघुकरण, यानी सजा को कम करना। तो मृत्यु से तो कम ही आजीवन कारावास, आजीवन कारावास मिला है तो उसकी अवधि को कम किया जा सकता है, या कोई सामान्य कारावास है तो उसकी भी अवधि को आगे पीछे किया जा सकता है। इसको कहा जाता है दंडादेश का लघुकरण। तो दंडादेश का लघुकरण सेक्शन 5 में आपका बताया गया है। बताओ। हाँ, हाँ बताओ। हाँ, बीच बीच में क्वेश्चन कराया करो। हाँ कराएंगे बेटे, अभी अभी आप देखो ना, आप परेशान मत हो, मैं सब करवाऊंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, धैर्य रखिए, सब चीजें। अभी हम एक प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेशन आपका संभवतः सोमवार से शुरू होगा और शाम को 7 बजे हम उसको लिया करेंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे भी हो जाएगी। अभी पहले आप चीजों को सीखने का प्रयास करो, अभी चीजों को जानने का प्रयास करो। मैं मानता हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका सुझाव बिल्कुल सिर माथे रखने लायक है, पर मैं चाहता हूं कि पहले आप चीजों को समझें। बोलो, समझ में आया? साइड हो जाएं थोड़ा, बिल्कुल। हिंदी पढ़ाएंगे अभी बहुत जल्दी वो लेके आएंगे। हम्म।
हाँ बहुत जल्दी वो लेके आएंगे। हिंदी साहित्य की एक पूरी सीरीज लेकर के मैं आ रहा हूँ। हाँ बहुत लोगों की सजा माफ हुई है अभी तक। आप जाएंगे इंटरनेट पर डेटा देख सकते हैं। दंडादेश में संधि भी है और समास भी है। दंड धन आदेश, जहां पर संधि स्थान पर दीर्घ स्वर दिखाई देवे, दंडादेश, वहां पर दीर्घ संधि होती है। आप हमसे संधि पढ़िएगा, कम से कम 15 क्लास में मैं संधि पढ़ाता हूँ, 15 घंटों में मैं संधि पढ़ाता हूँ। बट संधि पढ़ने, और मैं कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताता, कोई ट्रिक नहीं। बट आप जब संधि पढ़ेंगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर अगर कोई बच्चा हो ये कहता हो कि हमको संधि समझ में नहीं आती, तो जब मैं संधि पढ़ाऊंगा तब फिर आप मुझे बताना कि संधि समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि संधि कर देती है अंधी, तो हम सब मिलकर कर देंगे संधि को अंधी। चलिए, उसके बाद उसके बाद यहां पर हमारा आ जाता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में क्या बात कही जा रही है? सेक्शन 7 में क्या बात कही जा रही है, इसको ध्यान से देखना जरूरी है कि संपूर्ण कारावास, संपूर्ण कारावास यानी कि कंप्लीट इम्प्रिजनमेंट, संपूर्ण कारावास या उस कारावास का कोई हिस्सा, या उस कारावास का, या उस कारावास का कोई हिस्सा, है ना, कोई हिस्सा अथवा भाग, अथवा भाग, संपूर्ण कारावास या उस कारावास का कोई हिस्सा या भाग। हाँ, हाँ नहीं, इसमें ये ऐड कर दिया गया है ना। पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल कर सकते हैं। बीएनएस और बीएनएसएस में क्या अंतर है? तो मेरी प्रार्थना है अंकित यादव जी, आप प्रज्ञान बैच की सबसे पहली क्लास देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आपका बीएनएस और बीएनएसएस। संपूर्ण कारावास या उसका कोई हिस्सा अथवा भाग सादा या कठोर होगा। क्या होगा? कोई भाग, है ना, पूरी की पूरी सजा या उस सजा का कोई हिस्सा क्या होगा? यहां पर लिखते हैं हम सादा। सादा मतलब सिंपल, सादा मतलब सिंपल, या कठोर, कठोर मीन्स रिगरस, रिगरस, रिगरस होगा, रिगरस होगा, रिगरस होगा, रिगरस होगा। यह निर्णय कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, यह कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा, यह कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, यह कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, यह कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि पूरी की पूरी सजा कठोर होगी या उसका कोई हिस्सा कठोर कारावास होगा, या पूरी की पूरी सजा सिंपल होगी, सादा कारावास होगा, या उसका कोई भाग साधारण कारावास होगा। इस संबंध में जितने भी अधिकार हैं वो किसके पास हैं? वो न्यायालय के पास है। सेक्शन 7, संपूर्ण कारावास या उस कारावास का कोई हिस्सा या भाग सादा या कठोर होगा, यह निर्णय कौन लेगा? यह निर्णय लिया जाएगा आपके कोर्ट द्वारा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, हिंदी ग्रामर, हाँ कोई बात नहीं। एक बार देखो, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। नवीन सर का ये जो विनायक बैच है, नवीन सर से आप एक बार पढ़ने का प्रयास करो। अब ममतेश सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। RWA के जितने भी बढ़िया बढ़िया सब टीचर्स हैं, सबका कोर्स आपके पास अवेलेबल है, सबके क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप जा कर के देख लो, नवीन सर से देख लो, ममतेश सर से देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कुलदीप न्यायिक निर्णय पढ़ाएंगे हम। पहले बीएनएसएस को पूरा कर लेते हैं सैटरडे में, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद सेक्शन 8 पे चलते हैं। सेक्शन 8 पे हम लोग चलते हैं। सेक्शन 8, सेक्शन 8 जो ज़रूरी सेक्शंस हैं उन पर थोड़ा सा गौर करिएगा हुजूर, तो उससे काम अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जुर्माने की रकम, जुर्माने की रकम यानी कि फाइन, फाइन की बात हो रही है, जुर्माने की रकम, जुर्माने की रकम के संदर्भ में यहाँ पर बात हो रही है। हाँ,
सरकार कितने तक का जुर्माना लगा, सरकार जुर्माना नहीं लगाती है, सरकार के द्वारा, है ना, यदि सरकार को किसी एक्ट में कोई पावर दी गई है उसके माध्यम से है, वो अलग अलग आधारों पर अलग अलग चीजें हैं, वो सब लिखा गया है, वो सारी की सारी चीजें। आईपीसी कब पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, आईपीसी क्यों पढ़ानी है हमको, आईपीसी तो खत्म हो गई है। जुर्माने की रकम या जुर्माना आदि देने में, या जुर्माना जुर्माना आदि देने में, आदि देने में व्यतिक्रम, व्यतिक्रम मतलब डिफॉल्ट करता है, व्यतिक्रम, व्यतिक्रम, व्यतिक्रम मतलब डिफॉल्ट करना, नहीं देने को डिफॉल्ट, है ना। जुर्माने की रकम के संदर्भ में बात होगी यहां पर, और जुर्माने आदि देने में व्यतिक्रम डिफॉल्ट करता है, यानी कि डिफॉल्ट करने का मतलब नहीं देता है, जुर्माना लग गया है, नहीं दे रहा है, नहीं देता है, डिफॉल्ट करने का मतलब है जुर्माना नहीं देता है। आपने देखा होगा कि लोग बैंकों से क्या निकाल लेते हैं, लोग बैंकों से निकाल लेते हैं आपके लोन्स, लोन्स उठा लेते हैं, और लोन्स उठाने के बाद, हाँ, लोन्स उठाने के बाद जब उनकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, उनकी जो किस्तें होती हैं, उनको जब जमा नहीं कर पाते तो चेतावनी दी जाती है कोर्ट आपके बैंकों द्वारा, और फिर जब बैंकों के द्वारा चेतावनी देने के बाद भी जब बैंकों को लगता है कि मेरा पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो तब वह उस व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं, व्यतिक्रम करने वाला, यानी कि यह आदमी डिफॉल्ट कर रहा है, यह आदमी चुका नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, पैसे जमा नहीं कर रहा है। तो जुर्माने की रकम आदि देने में, आदि देने में व्यतिक्रम पर दायित्व, है ना, व्यतिक्रम पर दायित्व, व्यतिक्रम पर दायित्व, व्यतिक्रम पर दायित्व किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस संदर्भ में यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको याद रख लेने जरूरी हैं, जैसे आप यहां पर ध्यान रखिए, पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, देखो, ज्यादातर जितने भी एक्ट हैं आपके, ज्यादातर जितने भी एक्ट हैं, उनमें जिन जिन अपराधों का जिक्र किया गया है, उन उन अलग से जो स्पेसिफिक किसी अपराध के बारे में बात करता है, तो उन उन अपराधों के दंड भी लिखे गए हैं कि इतने साल की सजा होगी और इतना जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे ही आपको बीएनएस में मिलेगा कि इतने साल की सजा या इतना जुर्माना या इतना जुर्माना होगा। तो जहां पर जुर्माना डिसाइड है, पहले से लिखा हुआ है कि भाई इतना जुर्माना देना पड़ेगा, वहां पर तो जुर्माना वो जो है राशि जो है, रुपया पैसा जो जमा करना है वो करना ही पड़ेगा। बट बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर जुर्माने की राशि को नहीं लिखा गया है। आप भी जब आप बीएनएस में मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तब इस बात को आप पाएंगे कि जुर्माने की राशि एक फिक्स अमाउंट को वहां पर नहीं लिखा गया है। ऐसे में हु विल डिसाइड के जुर्माना कितना होगा, है ना, कौन डिसाइड करेगा कि किसी आदमी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था, जैसे अब जो विनायक 2.0 में इसमें इस बैच में से बच्चे पढ़ रहे थे, उन लोगों ने एक चीज को देखा होगा कि वहां पर मजिस्ट्रेटों द्वारा कितनी सजा दी जा सकती है, इस संदर्भ में बात हो रही थी। तो सीजेएम जो है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 साल से अधिक के अवधि के कारावास को छोड़ करके और कुछ भी सजा दे सकता है, कितना भी जुर्माना लगा सकता है, और 7 साल तक की सजा जेल सुना सकता है। उसके बाद जो जेएमएफसी होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, यानी कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, वो 3 साल तक की सजा दे सकता है और 50,000 तक का जुर्माना वो लगा सकता है। और एक जेएमएससी होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, यानी मुख्य मतलब न्यायिक द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो 1 साल तक की मैक्सिमम जेल की सजा सुना सकता है और 10,000 रुपए मैक्सिमम तक का जुर्माना दे सकता है। तो वहां पर वो चीजें लिख दी गई हैं, परंतु यहां पर एक बात बोली गई है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं है ना, वो तो उनकी शक्ति अधिकार की बात है कि वो कितने तक का जुर्माना लगा सकते हैं। अब जिसको अनलिमिटेड है वो कितना भी लगा सकता है, जिसको 50,000 तक है वो 50,000 तक की लिमिट पर ही बात रखेगा। 51,000 का जुर्माना वो नहीं लगा सकता है, गल्ले भाई कन्यादान कर तू, चल मेरे को जरूरत है, तू ऐसा कर, नहीं। तो यहां पर एक पॉइंट जो है वो आपको बहुत अच्छे से जानना है, बहुत अच्छे से उसको लिखना है आपको। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जहां जहां फाइन यानी कि जुर्माना, जहां फाइन यानी जुर्माने की राशि, राशि मतलब अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, अमाउंट निश्चित नहीं है, लिखा नहीं गया है, बस लिख दिया गया जुर्माना लगेगा, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। जहां पर जुर्माने की राशि अमाउंट
फिक्स्ड नहीं है, वहां पर किसका अधिकार है? तो यहां पर आप लिखिए कि न्यायालय, है ना, न्यायालय, आपको लिखना है न्यायालय, यानी कि कोर्ट विल डिसाइड। कोर्ट, कोर्ट जो है, कोर्ट आपका अपराध के अनुसार, कोर्ट अपराध के अनुसार कि कैसा अपराध है, कितना जुर्माना होना चाहिए, अपराध के अनुसार निश्चित करेगा। कोर्ट अपराध के अनुसार निश्चित करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, जो जज साहब सुनवाई कर रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितना जुर्माना लगना चाहिए, जहां पर कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है, निश्चित करेगा। और साथ ही में एक बात लिख दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर कोई लिमिट है ना, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जुर्माना, अनलिमिटेड लगा सकता है, कि जुर्माना लगाने की कोई सीमा नहीं है। असीमित, यानी कि कोर्ट को फ्री कर दिया गया है कि जहां पर लिखा हुआ नहीं है कि कितना जुर्माना है, आप कितना भी जुर्माना वहां पर लगाओ। बट यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया है कि पर अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होगा, और अत्यधिक फाइन नहीं लगाया जाएगा, और अत्यधिक फाइन नहीं लगाया जाएगा, अत्यधिक फाइन नहीं लगाया जाएगा। ये पॉइंट वहां पर उन्होंने बोल करके बता दिया है। ठीक है, आप ध्यान से समझो। सपोज करो कोई अपराध ए है और उस अपराध ए में लिखा गया है कि अपराधी से जुर्माना वसूलना है, बट जुर्माने की जो राशि है, अमाउंट है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है। तो यहां पर सेक्शन 8 का पॉइंट नंबर 1 इस बात को बोल रहा है कि कोर्ट के पास शक्ति है और कोर्ट अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है। और सब इस बात को मान लिया। अब अपराध करने वाला है बेचारा, छोटा मोटा अपराध कुछ हुआ है अपराध के अनुसार, अब कोर्ट ने देखा कि मेरे पास तो अनलिमिटेड है, हाँ मेरे पास तो, हाँ मेरे पास तो क्या चीज है, मेरे पास तो अनलिमिटेड है। अब उसने, छोटा मोटा आदमी है जिसको 10-11 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, उसको कह दिया जा बेटा तू 1 करोड़ का जुर्माना दो। वह माई बाप, मेरे परदादा परदादा ने 1 करोड़ रुपए नहीं देखे हैं, तो नहीं नहीं भाई हमारे पास अनलिमिटेड वो है। परंतु फिर वो उसका वकील कह देगा माई बाप एक काम करो मी लॉर्ड, जहां पर ये बात लिखी गई है कि असीमित जुर्माना लगाया जाएगा, वहां पर ये भी तो लिखा जा रहा है कि अत्यधिक नहीं, उसकी सामर्थ्य और शक्ति भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो 8(1) इस संदर्भ में बात करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ आप यकीन मानिए कि मुझे सोने तक का समय नहीं मिलता है, ये जो स्थिति है, और अभी मेरी 2 क्लासेस और बढ़ने वाली हैं। मुझे अच्छा लगता है कि ये सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। प्रावधान का क्या मतलब होता है? प्रावधान का मतलब प्रोविजन, हाँ प्रोविजन, कहना, करना किसी चीज को। प्रावधान इक्वल टू प्रोविजन, किसी चीज के नियम कायदे कानूनों को बनाना, प्रोविजन, प्रोविजन, प्रावधान मीन्स प्रोविजन, किसी चीज का नियम कायदा कानून तय करना, है ना, नियम तय करना, नियम तय करना, नियम तय करना प्रोविजन या प्रावधान कहलाता है, उपबंध कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? बताना थम्स अप करके एक बार, इज दैट क्लियर? फिर इसको मैं, बहुत अच्छी चीजें, बहुत धीमा पढ़ाते हो सर, मेरी समझ में नहीं आता तेज कैसे पढ़ाते हैं। मुझे ये बात बताओ, समझ में आता है कि नहीं आता है? मूल बात यह है कि समझ में आता है कि नहीं आता है। हाँ, मूल बात यह है कि समझ में आता है कि नहीं आता है। समझ में आना चाहिए, धीमा और तेज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से थोड़ी पढ़ा दूंगा कि सेक्शन 8 लिखा, जुर्माने की रकम जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम डिफॉल्ट नहीं देता है दायित्व। पॉइंट नंबर 1, जहां फाइन जुर्माने की रकम रकम जो है वो निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, वहां पर कोर्ट अपराध के अनुसार निश्चित करेगा, पर अत्यधिक फाइन नहीं लगाया। मैं अगर इतना ऐसे स्पीड पे लिख करके और आगे चल दूं ना, तो तुम मेरे को गालियां लिखनी शुरू कर दोगे। हाँ, हाँ, धीमे तेज से मतलब नहीं होता है, समझ में आनी चाहिए चीजें। क्योंकि अगर आपको तेज पढ़ना है, जिसको अगर तेज पढ़ना है जैसे, तो उसके पास विनायक 2.0 भी बैच है, पूरी पढ़ा रखी है मैंने। जाकर के आप फुल स्पीड पे चलाओ, मेरे को पूरा जोर जोर से बुलवाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे 2.5 कर दो स्पीड, 4.5 कर दो, 5 कर दो, आपको भी समझ में ना आए इतनी कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये कानून है, कानून को या किसी भी विषय को बहुत धैर्य के साथ पढ़ाया जाता है, तभी वो चीजें समझ में आती हैं। संधि 5 क्लास में भी खत्म होती है और मैं 15 में खत्म करता हूँ, बट आप जब उन चीजों को देखोगे और जब आप संधि करके निकलोगे 10 से 12 15 क्लास में, तो आप कहोगे कि सर वाकई में एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया है। ये चीज होती है। अब पढ़ाया और मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम 8 का ही पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं और आज अंतिम देखेंगे ये, फिर इसके बाद हम इसको पूरा कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। यहाँ पर क्या है, जुर्माना न देने पर, जुर्माना न देने पर, अब ध्यान से सुनना है, जुर्माना न देने पर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल फ्री दी जाएगी। कौन सा कोल्ड ड्रिंक होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप कहोगे लिम्का तो वो कोको कोला पिलाएंगे, आप कहोगे कोको कोला तो थम्स अप लेके आएंगे, आप कहोगे थम्स अप वो तो ड्यू लेके आएंगे। डर के आगे जीत है। तो जुर्माना न देने पर न्यायालय, न्यायालय कोर्ट, कोर्ट है ना, कारावास का दंड दे सकता है, जेल कर सकता है। ठीक है, कारावास यानी कि जेल का दंड दे सकता है, कारावास का दंड दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति क्या काम करता है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, जुर्माना नहीं चुका रहा है, तो कोर्ट उसको क्या कर देगा, हाँ, कोर्ट उसको क्या काम कर देगा, कोर्ट उसको क्या काम कर देगा, जेल की सजा सुना देगा, कारावास का दंड दे सकेगा, कारावास का दंड दे सकेगा। सुनाएंगे। मैंने बोला था ना आज थोड़ी सी एनर्जी आपको कम लग सकती है, हालांकि मेरी हालत खड़ी होने की नहीं हो रही है। तो अब देखो, सपोज करो कि किसी को क्या हुआ है और यहां पर ये कारावास, ये कारावास, ये कारावास मूल कारावास की सजा से अलग होगा। मूल कारावास जो उसको जेल हुई है की सजा से, की सजा से अलग होगा, की सजा से अलग होगा, मूल कारावास की सजा से अलग होगा। यानी कि इसका कोर कॉन्सेप्ट किस तरह से बनेगा कि यदि, हाँ हाँ, और यहां पर एक पॉइंट इसमें लिख दी गई है, यदि अपराध, यदि अपराध, ये कब की कंडीशन है, यदि अपराध यानी कि ऑफेंस, यदि अपराध यानी कि ऑफेंस दंडित है, पनिशेबल है, पनिशेबल है, पनिशेबल है किससे, जेल प्लस फाइन दोनों से, जेल प्लस फाइन दोनों। यानी किसी अपराध की सजा जेल और जुर्माना दोनों हैं। ऐसी कंडीशन में यदि क्या हो रहा है, कोई फाइन नहीं चुका रहा है, तो उस जुर्माने के बदले उस आदमी को जेल में, उस आदमी को जेल, उस आदमी के जेल की अवधि को बढ़ाया जा सकता है और वह जेल की अवधि, वह कारावास मूल कारावास की सजा से अलग रहेगा। मूल का अभी अगला जो पॉइंट बताऊंगा तो उसमें आपको पता लगेगा। हाँ, हम्म, हाँ, अब यहां पर एक बात आपको बहुत अच्छे समझनी है। पॉइंट नंबर 3 में, और चलो 3 कल ही बताएंगे, फिर समय भी हो गया है। ठीक है, यहां तक इसको समझने का प्रयास करो आप, यहां तक समझने का प्रयास करो। अब जब मैं कल पॉइंट नंबर 3 बताऊंगा ना, तो आपको 2 भी समझ में आ जाएगा अपना आप सही। हाँ हाँ हाँ, बीएनएस कब तक चलेगी, घोड़े की मर्जी तक। हाँ, देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी बच्चे मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मुझसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, मेरा ना तो कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है, ठीक है, मैं किसी तरह की राजनीतिक विचारधारा में बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा क्या, मैं रखता ही नहीं हूँ। सीधी सच्ची बात है, आपने मुझे कभी राजनीति के बारे में बोलते हुए नहीं देखा होगा। ना ही मेरा कोई धार्मिक दुराग्रह है कि भाई मेरा मतलब किसी चीज़ को लेकर के भाई ऐसा ही है। मेरे मेरे भीतर मैं समानता और समता की भावना को मतलब ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। बट मैं उस चीज़ की भी मुखालफत करता हूँ जो देश और लॉ एंड ऑर्डर, पीस, पॉलिट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ जाता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। ठीक है, हर एक उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए जो देश के खिलाफ, देश की पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ, देश की शांति, अमन, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करता है, कोई भी है वो, चाहे किसी से भी, किसी भी विचारधारा से संबंधित है। भारत में विचारधाराओं की छूट है।
तो आप मेरे को ना बिल्कुल ये समझना कि ये आदमी अनबाइज्ड है, मुझे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी क्या विचारधारा है, सबकी विचारधारा अपनी अपनी जगह ठीक है, ओके है। और मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि मुझे मतलब ड्यूटी मिली है, मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हेतु मूल विधि विषय में तैयार करना। तो उसको मैं बहुत अच्छे तैयार करूंगा। और सेकेंडली, जब मैं टीचिंग करता हूं तो मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि आपको मैं एक अच्छा इंसान बनाऊं, है ना। एक शिक्षक का धर्म केवल किताबी ज्ञान देना ही नहीं है, उसको उसके सामने बैठे विद्यार्थी को, उसके सामने बैठे ज्ञान के पिपासु को पूरी तरह से तैयार करना, उसके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। मैं फिर एक प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको अपने जीवन में शांति का अनुभव करना है तो किसी भी तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से थोड़ा सा दूर हो जाइए। आपको दुनिया बहुत साफ और बहुत अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको दूसरों के अंदर दोष दर्शन नहीं करना है। अगर आप किसी एक जगह अपने आप को बांध बैठेंगे तो आपके लिए जो पूरी दुनिया है, जो दुनिया के सुंदर नज़ारे हैं, वो अपना रास्ता बंद कर देंगे। ठीक है। हाँ, सिलेबस पूरा हो जाएगा जब हो जाएगा। अभी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। एग्जाम डेट कंफर्म हो गई है? नहीं, कहाँ कंफर्म हो गई है। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की कक्षा में। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे। मेरा नाम है राम भारद्वाज, भूलिएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।